अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास की सबसे लोकप्रिय जोड़ी मानी जाती है। इनकी कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं देती, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी पढ़ाती हैं। बीरबल की चतुराई, उनकी ईमानदारी और उनकी न्यायप्रियता हर उम्र के लोगों को प्रेरणा देती हैं। यह कहानी सच्चाई की कसौटी एक ऐसी घटना को दर्शाती है जिसमें बीरबल ने केवल अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि अपनी संवेदनशीलता और न्याय बुद्धि से एक कठिन समस्या को हल किया। कहानी आरंभ होती है। एक बार की बात है जब अकबर का दरबार सुचारू रूप से चल रहा था और बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि से न्याय करते हुए दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। एक दिन सुबह सुबह दरबार में एक साधारण से कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं और उसकी आंखों में पीड़ा थी। वह अकबर के सिंहासन के सामने झुकते हुए बोला, महाराज, मैं इस नगर का एक साधारण दर्जी हूं। मैंने अपने जीवन भर की कमाई से एक सोने की अंगूठी बनवाई थी जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए संभाल कर रखी थी। परंतु पिछले हफ्ते मेरे घर में काम करने वाले एक नौकर ने वह अंगूठी चुरा ली। मैंने जब उससे पूछा तो वह साफ मना कर गया। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि उसी ने चोरी की है? दर्जी ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं महाराज, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है, लेकिन चोरी उसी के आने के बाद हुई। मैंने पूरी तलाशी ली लेकिन अंगूठी का कुछ पता नहीं चला। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जरूर महाराज, पर मुझे कुछ समय और उस नौकर को भी दरबार में बुलवाने की अनुमति दीजिए। अकबर ने तत्काल सिपाही को आदेश दिया कि उस दर्जी के नौकर को दरबार में लाया जाए। बीरबल की परीक्षा शुरू। अगले दिन वह नौकर दरबार में प्रस्तुत किया गया। वह एक युवक था, देखने में सधास था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने अंगूठी चुराई है? युवक ने तपाक से कहा, नहीं हुजूर, मैंने कुछ नहीं चुराया। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, अब हम एक छोटी सी परीक्षा करेंगे। हमारे पास एक जादुई तोरी है। दरबार में सब चकित रह गए। जादुई तोरी, यह क्या चाल है बीरबल की? बीरबल ने 10 तोरियों को मंगवाया और हर तोरी पर चिन्ह लगाकर हर एक को एक एक दी, जिनमें दर्जी का नौकर भी शामिल था। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, यह जादुई तोरी है। जिसने चोरी की होगी उसकी तोरी रात भर में आधा इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह हम सभी की तोरी वापस नापेंगे, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि चोर कौन है। सबने आश्चर्य के साथ बीरबल की बात सुनी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बुद्धि की चाल। रात को वह नौकर अत्यंत व्याकुल हो गया। उसके मन में खौफ बैठ गया कि सुबह उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने बहुत सोच विचार किया और अंततः डर के कारण उसने अपनी तोरी का थोड़ा सा सिरा काट दिया, ताकि यदि वह बढ़े भी तो बराबर हो जाए। अगली सुबह सभी व्यक्तियों को फिर दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने क्रम से सबकी तोरी मापी। जब दर्जी के नौकर की बारी आई तो बीरबल मुस्कराए। उसकी तोरी बाकी सबकी तुलना में आधा इंच छोटी थी। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, महाराज, यही है वह व्यक्ति जिसने चोरी की है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, पर बीरबल, यह कैसे सिद्ध हुआ? बीरबल ने कहा, महाराज, असल में यह कोई जादुई तोरी नहीं थी। मैंने सबको साधारण तोरी दी थी, लेकिन मैंने सबके मन में भय का बीज बो दिया। जो निर्दोष था उसने कुछ नहीं छेड़ा, परंतु जो दोषी था उसने डर के कारण तोरी को छोटा कर दिया। दरबार ठहाकों और प्रशंसा से गूंज उठा।
अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। अंततः नौकर ने स्वीकार किया कि उसने अंगूठी चुराई थी और उसने अंगूठी वहीं छुपा रखी थी जहां वह काम करता था। सिपाहियों ने जाकर अंगूठी बरामद की और दर्जी को वापस लौटा दी। कहानी में मोड़। कुछ हफ्ते बाद वही दर्जी फिर दरबार में आया, लेकिन इस बार वह खुश दिखाई दे रहा था। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, हुजूर, आप न होते तो मेरी बेटी की शादी में वह अंगूठी न होती। आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। बीरबल मुस्कराए और बोले, सच्चाई को केवल उजागर करना ही नहीं, बल्कि उसे उचित रूप से सिद्ध करना भी एक कला है। यह सुनकर अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न्याय की नई परिभाषा दी है, जिसमें न तलवार थी न कोड़े, केवल बुद्धि और सत्य का सहारा। एक और चुनौती। कुछ समय बाद एक और मामला सामने आया। एक व्यापारी ने आरोप लगाया कि उसके 2 नौकरों में से एक ने उसके खजाने से 5 कीमती मोहरें चुरा ली हैं। उसने कहा कि चोरी रात को हुई और उस समय केवल वही 2 नौकर वहां मौजूद थे। अकबर ने पुनः बीरबल को इस समस्या को सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों नौकरों को दरबार में बुलवाया और उनसे पूछताछ की। दोनों ने चोरी से साफ इनकार कर दिया। बीरबल ने इस बार एक अलग उपाय सोचा। उसने दोनों को एक एक डंडा दिया और कहा, यह डंडा जादुई है। जो दोषी होगा उसके डंडे में रात भर में 1 इंच की बढ़ोतरी हो जाएगी। दोनों ने डंडा ले लिया और महल के गार्डन में अलग अलग कमरों में उन्हें रात भर रुकवाया गया। सुबह बीरबल ने दोनों के डंडे वापस मंगवाए। एक डंडा वैसा ही था जैसा दिया गया था, जबकि दूसरे डंडे में 1 इंच की कमी थी। बीरबल ने फिर उसी बुद्धिमत्ता से चोर को पकड़ लिया। इस बार अकबर ने बीरबल को पुरस्कार स्वरूप अपने निजी बाग में सबसे सुंदर गुलाब का पौधा भेंट किया और कहा, बीरबल, जैसे तुम न्याय को महका देते हो, वैसे ही यह फूल मेरी बगिया को महकाएगा। कहानी का सार। बीरबल की कहानियां केवल चालाकी की कहानियां नहीं हैं, वे जीवन की गहरी सच्चाइयों को उजागर करती हैं। इस कहानी में बीरबल ने यह सिद्ध किया कि डर हमेशा दोषी को परेशान करता है, और जब सत्य के साथ बुद्धि का संगम होता है, तब न्याय सबसे सुंदर रूप में सामने आता है। बीरबल की न्याय प्रणाली में कोई हिंसा नहीं थी, कोई बल नहीं था, केवल चतुराई, संवेदना और सत्य की रोशनी थी। यही कारण है कि आज भी उनके किस्से लोगों को प्रेरणा देते हैं। उपसंहार। अकबर और बीरबल की यह कहानी सच्चाई की कसौटी केवल मनोरंजक नहीं, बल्कि शिक्षा देने वाली है। यह दर्शाती है कि हम अपने जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति में हों, यदि हम सत्य और विवेक से काम लें, तो हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल की न्यायप्रियता और उनकी मानवीय समझ आज भी न्याय और नैतिकता की मिसाल मानी जाती। मुगल सम्राट अकबर और उनके परम प्रिय दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक अहम हिस्सा रही हैं। ये किस्से केवल हास्य और चतुराई से भरपूर नहीं होते, बल्कि उनमें जीवन के गहरे संदेश, नैतिक मूल्य और न्याय के सिद्धांत भी छिपे रहते हैं। प्रस्तुत है एक ऐसी ही कहानी, सच्चाई की परख, जिसमें बीरबल ने न केवल एक कठिन स्थिति को बुद्धिमत्ता से सुलझाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सच्चाई चाहे कितनी भी छिपाई जाए, वह अंततः सामने आ ही जाती है। पहला दृश्य, राजदरबार में संकट। एक दिन सम्राट अकबर अपने राजदरबार में गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता की रेखाएं थीं। दरबारियों को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि सम्राट अकबर आमतौर पर हंसमुख और प्रसन्नचित्त रहते थे। दरबार में सभी मंत्री, सेनापति, राजकवि और बीरबल भी उपस्थित थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे खजाने से एक कीमती हीरा चोरी हो गया है।
वह हीरा मेरे पूर्वजों की निशानी था और बहुत ही दुर्लभ था। जो भी उसे चुराया है वह न केवल चोर है बल्कि शाही विश्वास का भी अपमान है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, यह घटना महल के अंदर की है। इसका अर्थ है कि किसी विश्वस्त ने ही ऐसा किया है। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, क्या कोई सुराग मिला है? अकबर बोले, हाँ, केवल इतना पता चला है कि उस रात जब हीरा चोरी हुआ केवल 7 सेवक उस हिस्से में मौजूद थे। बाकी सबका प्रवेश वर्जित था। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं चोर को ढूंढ निकालूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। दूसरा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने 7 सेवकों को बुलवाया। वह उन्हें एक अलग कक्ष में ले गए और बोले, सम्राट अकबर के खजाने से जो हीरा चोरी हुआ है वह तुम ही 7 में से किसी एक का काम है। लेकिन मुझे सत्य जानने के लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। सभी सेवक चौंक उठे। वे एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने आगे कहा, मेरे पास एक जादुई तोता है। यह तोता रात को सपने में मुझे बता देगा कि असली चोर कौन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब खुद अपना मन साफ करें। आज रात आप सब इस तोते के पिंजरे में एक एक पंख डालें। यह पंख मैंने विशेष रूप से तैयार किए हैं। जो व्यक्ति ईमानदार होगा उसका पंख ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन जो चोर होगा उसके पंख का रंग काला हो जाएगा। सभी सेवकों ने डरते डरते पंख पिंजरे में डाल दिए। तीसरा दृश्य, सत्य सामने आता है। अगली सुबह बीरबल ने सभी सेवकों को पुनः बुलवाया। उन्होंने पिंजरा खोलकर पंख निकाले और मुस्कुराकर बोले, तोता ने अपना काम कर दिया है। सच्चाई अब छिपी नहीं रहेगी। सभी पंख एक जैसे ही लग रहे थे। कोई भी पंख काला नहीं हुआ था। सेवक मुस्कराने लगे। एक ने कहा, देखिए साहब, हम सब निर्दोष हैं। बीरबल गंभीरता से बोले, अगर तुम सब निर्दोष होते तो मैं यह जान कैसे गया कि असली चोर कौन है? सेवक चौंक गए। बीरबल ने 7 की ओर देखा और एक सेवक की ओर इशारा कर कहा, तू ही चोर है। वह सेवक कांपने लगा, नन्ही सरकार, मैं। बीरबल बोले, झूठ मत बोल, मैं बताता हूं कैसे पकड़ा गया तू। दरअसल मैंने तुम सबको जो पंख दिए थे वे बिल्कुल सामान्य थे। किसी में भी कोई जादू नहीं था। लेकिन मैंने कहा था कि चोर का पंख काला हो जाएगा। डर के मारे केवल एक व्यक्ति ने पंख का थोड़ा सिरा काटकर पिंजरे में डाला, यह सोचकर कि अगर रंग बदलेगा तो केवल पूरा पंख बदलेगा, छोटा हिस्सा नहीं। बाकी सभी ने पूरे पंख डाले, लेकिन केवल तेरा पंख छोटा था। और वही साबित करता है कि तू ही चोर है। सेवक अपने घुटनों पर गिर गया और रोने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए बीरबल जी, मुझसे गलती हो गई। चौथा दृश्य, बीरबल की न्यायप्रियता। अकबर दरबार में आए और बीरबल से बोले, तुम्हारी चतुराई और मनोविज्ञान की समझ वाकई अद्भुत है बीरबल। तुमने जादू से नहीं बल्कि मानव मन की चालाकियों से सच्चाई को उजागर किया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, झूठ को पकड़ने के लिए जादू की नहीं, समझ और धैर्य की आवश्यकता होती है। अकबर बोले, तो उस सेवक को क्या सजा दी जाए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वह दोषी है, यह सत्य है, लेकिन वह पश्चाताप कर चुका है। यदि आप उसे क्षमा करेंगे और सुधार का अवसर देंगे तो यह एक मिसाल बनेगी कि मुगल दरबार में न्याय के साथ करुणा भी है।
अकबर ने सेवक को कुछ माह की कारावास और बाद में एक निचले स्तर की सेवा में रखने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि यदि वह सुधार दिखाएगा तो उसे फिर से पूर्ण रूप से बहाल किया जाएगा। पांचवा दृश्य, दरबार में चर्चा। अगले दिन दरबार में बीरबल की प्रशंसा हो रही थी। कई दरबारी चकित थे कि बीरबल ने कोई यंत्र या जासूस नहीं लगाया, फिर भी चोर को पकड़ लिया। राजकवित अंबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं। तुमने मनोविज्ञान का ऐसा उपयोग किया जो किसी साधारण व्यक्ति के बस का नहीं। बीरबल मुस्कराए और बोले, राजकवि जी, यह सब अनुभव और मन की सरलता से संभव है। जब इंसान अपराध करता है तो उसका मन सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। डर, झिझक और चालाकियां, सब कुछ उसके व्यवहार में झलकता है। छठा दृश्य, अकबर और बीरबल की विशेष बातचीत। अकबर और बीरबल एकांत में बैठे थे। अकबर बोले, बीरबल, मैं सोचता हूँ तुम मेरे दरबार में न होते तो न जाने कितने अन्याय हो चुके होते। लोग तुम्हारे कारण ही डरते हैं कि उनका झूठ पकड़ा जाएगा। बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, डरना नहीं बल्कि सत्य और न्याय में विश्वास करना चाहिए। डर से केवल अस्थायी नियंत्रण होता है। लेकिन जब लोग जानते हैं कि राजा का दरबार निष्पक्ष है तो वे खुद भी अपने कर्मों के प्रति सजग रहते हैं। अकबर ने गंभीर होकर सिर हिलाया, सच कहते हो। न्याय वही होता है जिसमें दोषी को सुधरने का अवसर मिले और निर्दोष को निडरता। तुम्हारे कारण ही मेरा राज निष्पक्ष और आदर्श माना जाता है। उपसंहार। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को सत्यवक्ता की उपाधि दी। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता और करुणा से न केवल एक चोर का हृदय परिवर्तन हुआ बल्कि पूरे महल और राज्य में एक संदेश फैल गया कि इस दरबार में कोई अपराध छिप नहीं सकता और साथ ही सच्चे पश्चाताप को दंड नहीं, अवसर दिया जाता है। बीरबल केवल चतुर नहीं थे, वह एक सच्चे न्यायाधीश, दार्शनिक और मनोविज्ञानी भी थे। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि किसी भी समाज में सत्य, न्याय और करुणा कितनी आवश्यक हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई चाहे जितनी भी छिपाई जाए, उसका कोई न कोई सुराग अवश्य रह जाता है। और अगर न्याय में करुणा जोड़ दी जाए तो अपराधी भी एक बेहतर इंसान बन सकता है। अकबर और बीरबल के किस्से भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। ये केवल मनोरंजक नहीं बल्कि जीवन की गूढ़ सीखों से भी भरपूर हैं। कभी हंसी, कभी बुद्धिमत्ता, कभी न्याय, बीरबल हर परीक्षा में खरा उतरता है। आज की यह कहानी एक ऐसे प्रसंग पर आधारित है जिसमें बीरबल की सत्यनिष्ठा और व्यावहारिक बुद्धि दोनों की कठिन परीक्षा होती है। प्रथम भाग, एक विदेशी चुनौती। बादशाह अकबर हर सुबह अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ दरबार लगाते थे। एक दिन दरबार में एक विशेष मेहमान की आमद हुई। फारस, ईरान से आए एक राजदूत जिसका नाम था शाहजादा कुर्रतुद्दीन। कुर्रतुद्दीन एक कुशल वक्ता, शतरंज का माहिर खिलाड़ी और बहस में माहिर इंसान था। वह अकबर के दरबार में आया तो सम्मान से उसका स्वागत हुआ। अकबर ने उसे बैठाया और कहा, हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप हमारी सल्तनत में आए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मेहमानवाजी से प्रसन्न होंगे। कुर्रतुद्दीन मुस्कराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक हल्की व्यंग्यता थी। उसने कहा, जहां पनाह, मैं आपकी दरबार की प्रसिद्धि सुनकर आया हूं। विशेषकर बीरबल की चतुराई के किस्से फारस तक प्रसिद्ध हैं। पर मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये किस्से हकीकत भी हैं या सिर्फ लोककथा। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल यहाँ हैं। आप चाहें तो उनकी परीक्षा ले सकते हैं। बीरबल ने विनम्रता से सलाम किया और बोला,
आपकी परीक्षा मेरी सेवा का अवसर है। द्वितीय भाग, अजीब शर्त। कुर्तुद्दीन ने कहा, मैं एक शर्त लेकर आया हूं। यदि बीरबल इसे पूरा कर दे तो मैं फारस के शाही पुस्तकालय से अनमोल ग्रंथ अकबर सल्तनत को उपहार में दूंगा। लेकिन अगर वह असफल हुए तो उन्हें मेरे साथ फारस आना होगा, जहां उनकी सेवा दरबार में होगी। दरबार में खामोशी छा गई। यह कोई साधारण शर्त नहीं थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने बिना किसी भय के कहा, मैं इस शर्त को स्वीकार करता हूं। अब सबकी नजर कुर्रतुद्दीन की ओर गई। उसने जेब से एक पारदर्शी बोतल निकाली। बोतल में एक मक्खी बंद थी। यह रही आपकी चुनौती, वह बोला। इस मक्खी को मारे बिना बिना उसे बोतल से निकाले आप यह साबित कीजिए कि यह जीवित है। बीरबल बोतल को ध्यान से देखने लगा। वह मक्खी बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। लग रहा था मानो वह मर चुकी हो। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ दरबारी बोले, ये असंभव है। यदि मक्खी हिल नहीं रही और बोतल खुली भी नहीं जा सकती तो कैसे पता चलेगा कि वह जीवित है। लेकिन बीरबल शांत रहा। उसने बोतल को अपने हाथ में लिया, चारों ओर से देखा और बोतल को एक साफ सफेद कपड़े पर रख दिया। मुझे एक दिन का समय चाहिए, बीरबल बोला। कुर्रतुद्दीन मुस्कराया, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तृतीय भाग, गूढ़ सोच की शुरुआत। बीरबल बोतल को अपने साथ महल के प्रयोगशाला कक्ष में ले गया। वहां उसने ध्यानपूर्वक मक्खी का निरीक्षण किया। मक्खी वास्तव में पूरी तरह स्थिर थी। ना तो उसका पंख हिल रहा था, ना ही उसके पैर। लेकिन बीरबल को कुछ शक था। उसने पहला प्रयोग किया। उसने बोतल को धीरे धीरे हाथ में लिया और अपने शरीर की ऊष्मा से उसे गर्म करने लगा। कुछ मिनटों के बाद उसे मक्खी के पंख में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। बीरबल समझ गया, मक्खी जीवित थी, लेकिन अत्यंत ठंडे वातावरण में निष्क्रिय हो गई थी। यह चालाकी थी कुर्रतुद्दीन की। उसने मक्खी को ठंडे वातावरण में रखकर उसे जड़ अवस्था में कर दिया था ताकि वह मृत दिखे, लेकिन असल में वह सुषुप्त अवस्था में थी। अब बीरबल को सिर्फ इतना करना था कि वह इसे साबित करे, वो भी बिना बोतल खोले। चतुर्थ भाग, सार्वजनिक परीक्षण। अगले दिन दरबार में सब उत्सुकता से इकट्ठे हुए। कुर्रतुद्दीन को यकीन था कि बीरबल असफल होंगे। बीरबल ने एक बड़ा कटोरा मंगवाया, उसमें गर्म पानी डलवाया और बोतल को उस कटोरे में रख दिया। धीरे धीरे बोतल गर्म होने लगी। कुछ ही क्षणों में मक्खी के शरीर में हरकत शुरू हो गई। अब उसके पंख हिलने लगे, फिर उसने अपने पैर हिलाए और धीरे धीरे बोतल के अंदर घूमने लगी। पूरा दरबार सन्न रह गया, फिर तालियों की गूंज से गूंज उठा। कुर्रतुद्दीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोला, अद्भुत! यह तो सचमुच कौशल की परीक्षा थी और बीरबल ने इसे पास कर लिया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अब आप मान गए होंगे कि बीरबल केवल किस्सों में नहीं बल्कि यथार्थ में भी उतने ही बुद्धिमान हैं। पंचम भाग, उपहार और विनम्रता। कुर्रतुद्दीन ने अपनी पराजय स्वीकार की। उसने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, मैं आपकी बुद्धिमत्ता से अभिभूत हूं। जैसा वादा था, मैं शाही ग्रंथ आपको उपहार में दूंगा। उसने हाथ से इशारा किया और उसके सैनिक एक सुंदर लकड़ी के संदूक में सजे हुए ग्रंथ लेकर आए। वे फारसी साहित्य, गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद के अद्वितीय संग्रह थे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बुद्धि ईश्वर का उपहार है, लेकिन नम्रता मनुष्य का गहना है। कुर्रतुद्दीन ने कहा, मैं फारस लौटकर यह कहानियां लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन अब उन्हें लोककथाओं का नाम नहीं दूंगा। यह सब मैंने स्वयं देखा है। षष्ठ भाग, अकबर की घोषणा। अकबर अत्यंत प्रसन्न थे।
उन्होंने बीरबल को दरबार में खड़ा कर कहा, आज बीरबल ने सिर्फ दरबार ही नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा को भी विजयी बनाया है। उन्हें इस बुद्धि परीक्षा में विजय के लिए विवेकमणि की उपाधि दी जाती है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यह सब आपके आशीर्वाद और आपकी दया से संभव है। एक सच्चा राजा वही होता है जो बुद्धि को सम्मान देता है। सप्तम भाग, शिक्षा और संदेश। यह प्रसंग केवल बीरबल की चतुराई का परिचय नहीं देता बल्कि हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। किसी भी स्थिति को देखकर तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। जो दिखता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। ठंडक में निष्क्रिय दिख रही मक्खी जैसी ही कई स्थितियां होती हैं, अस्थायी, उलझी हुई और रहस्यमयी। उन्हें धैर्य और ज्ञान से हल किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता वही है जो अहंकार से नहीं, विनम्रता से प्रकट हो। उपसंहार। बीरबल की इस बेजोड़ परीक्षा की चर्चा सिर्फ दिल्ली ही नहीं, फारस तक हुई। उस दिन केवल एक मक्खी ही बोतल से आजाद नहीं हुई थी, बल्कि उस सोच से भी मुक्ति मिली जो सत्य को केवल आंखों से देखने का दावा करती थी। सच्चा सत्य वह होता है जो मन और बुद्धि दोनों से देखा जाए।